स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और वह है द सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। इससे पहले हम गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात वह रूम टेम्परेचर पर गैस होगा, द्रव होगा या सॉलिड होगा, यह डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द मैटर या उस पदार्थ के अंदर अंतर आणविक बल, और दूसरा है द काइनेटिक एनर्जी और द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि पदार्थ रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाता है। यदि हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वे पदार्थ जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वे सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। उनकी तुलना में यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े कम हैं तो वो पदार्थ लिक्विड होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हैं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं तो वह पदार्थ गैस अवस्था में होगा। इसके साथ ही यदि थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है तो पदार्थ सामान्य अवस्था में गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने से उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा। पदार्थ में यदि थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी ज़्यादा है तो वह पदार्थ द्रव अवस्था में होगा, और यदि थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो वह पार्टिकल या वह पदार्थ रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होगा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, वह काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम होती है। लिक्विड्स में ये दोनों स्टेट या दोनों चीज़ के फैक्टर्स इंटरमीडिएट होते हैं, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम होते हैं और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट। आपने अपने चारों तरफ दो प्रकार के सॉलिड्स देखे होंगे या दो प्रकार की ठोस अवस्थाएं देखी होंगी, जैसे कि कांच, ग्लास, दूसरा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। देखने में ये दोनों ही आपको सॉलिड नज़र आ रहे हैं, पर क्या वास्तव में ये सॉलिड हैं या इनमें कुछ अंतर है? हाँ, इन दोनों में अंतर है। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इसको हम क्रिस्टल बोलेंगे, और ग्लास या कांच एक सॉलिड स्टेट तो है लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट है, जिसे कभी कभी हम एमॉर्फस स्टेट भी कहते हैं। तो एक तरीके से हम सॉलिड स्टेट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज़ द क्रिस्टलाइन स्टेट एंड अदर वन इज़ द एमॉर्फस स्टेट। यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट केवल क्रिस्टलाइन स्टेट को ही कहा जाता है। वास्तव में जो एमॉर्फस स्टेट है वो सॉलिड स्टेट न होकर सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट है। तो वी कैन से दैट सोडियम क्लोराइड इज ए ट्रू सॉलिड, दैट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, whereas glass is a non-crystalline solid or it is a super-cooled liquid। तो यहाँ पर हम केवल क्रिस्टलाइन स्टेट की बात करेंगे तो we can say that the science in which we study about the structure, properties and other characteristics of a crystal is known as the crystallography। क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी क्रिस्टल की संरचना, उसकी ज्योमेट्री, ज्यामिति और अन्य गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्रिस्टलाइन स्टेट या क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस स्टेट। यदि हम इन दोनों का कंपैरिजन करें या इन दोनों की तुलना करें या इन दोनों में अंतर देखें तो इनमें कुछ अंतर हैं। जैसे पहला अंतर, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ
crystalline solid shows that the inner and outer geometry of these solids is regular. यदि क्रिस्टलाइन पदार्थों के एक्सरे स्ट्रक्चर देखे जाएं तो यह पाया जाता है कि इनकी इंटरनल एज वेल एज आउटर ज्योमेट्री या ज्यामिति निश्चित होती है, उसको हम बदल नहीं सकते। एक पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल की ज्योमेट्री निश्चित होगी, लेकिन यदि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो न तो उसकी इंटरनल ज्योमेट्री और न ही आउटर ज्योमेट्री निश्चित होती हैं। वी कैन से दैट दे डोंट हैव ए रेगुलर इनर एज वेल एज द आउटर ज्योमेट्री। एग्जाम्पल्स हैं जैसा भी मैंने आपको बताया, जैसे ग्लास है, रबर है, सल्फर है, कोक है, एट्सेट्रा। सेकंड डिफरेंस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, अर्थात उस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा का पूरा क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में होगा। मान लीजिए किसी क्रिस्टल का यदि मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है तो 120 डिग्री सेल्सियस से जस्ट पहले तक वह सॉलिड स्टेट में रहेगा। 120 डिग्री सेल्सियस आते ही इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं होता, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते और एक्यूरेट भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी ग्लास को गर्म करना शुरू करें तो आप देखते होंगे पहले ग्लास धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू होता है, सॉफ्ट होने के बाद फिर वह मेल्ट होना शुरू होगा। इस तरीके से किसी प्लास्टिक को जब आप गर्म करते हैं तो प्लास्टिक में पहले वो सॉफ्ट होती है जिसको मोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद वह मेल्ट होना शुरू होती है। सो दे डोंट हैव द शार्प एंड द एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा डिफरेंस, यदि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग या हीटिंग ग्राफ, हीटिंग होगा जब वो लिक्विड होगा और कूलिंग होगा जब वो सॉलिड होगा, यदि टेम्परेचर के साथ उसको टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ग्राफ डिसकंटिन्यू आता है। डिसकंटिन्यू का मतलब उसमें एक ब्रेक आएगा बीच में, अर्थात पहले वह सॉलिड से धीरे धीरे इस लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो क्रिस्टलाइन से उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और उस ब्रेक होने में कुछ हीट हमको देनी पड़ेगी, वहाँ पर ब्रेक आ जाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, जैसा कि फिगर 5.1a में दिखाया गया है। लेकिन यदि आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ देखें, चूँकि इसमें क्रिस्टल नहीं होते, जब क्रिस्टल नहीं होंगे तो इसमें क्रिस्टल लैटिस भी नहीं होंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द क्रिस्टल लैटिस। जब क्रिस्टल लैटिस नहीं होंगी तो ये लगातार या तो इसका कूलिंग ग्राफ या इसका हीटिंग ग्राफ कंटिन्यू होगा। देयर विल बी नो ब्रेक इन दिस, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं है तो देयर विल बी नो क्रिस्टल एनर्जी। जब क्रिस्टल एनर्जी नहीं होगी तो सारी की सारी हीट जो हम इसको दे रहे हैं दैट विल बी यूज्ड फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड और फॉर कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड। फोर्थ प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वह एक विशेष प्रकार का गुण दर्शाते हैं जिसे हम कहते हैं विषमदेशिकता, इंग्लिश में एनिसोट्रॉपी। व्हाट इज़ द एनिसोट्रॉपी, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यदि क्रिस्टल, यहाँ तक कि यदि भी क्रिस्टल लिक्विड स्टेट में भी है कोई पदार्थ और वो एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी बता रहा है तो हम उसको क्रिस्टल कहेंगे, लेकिन यहाँ उसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टल दैट दे शो द एनिसोट्रॉपी, वेयर एज द सॉलिड्स विच डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी or they show another type of property that is called the isotropy या समदेशिकता। तो चाहे सॉलिड हमको कितने भी देखने में यदि हमको मजबूत लगे, कितना भी ठोस लगे, लेकिन उसमें आइसोट्रोपिक नेचर है, यदि वह आइसोट्रोपी के गुण दर्शाता है तो वह क्रिस्टल न होकर सिंपली एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। ग्लास, रबर, प्लास्टिक आदि इन्हीं में आइसोट्रोपिक नेचर होती है, जबकि
सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल या कॉपर का क्रिस्टल, इन सब के अंदर एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है. तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स. नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे व्हाट आर द आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपिक इन डिटेल. थैंक यू.